साहब। नमस्ते मास्टर साहब। अब मधु ये क्या समाचार है? मास्टर साहब आप चिंता न करें, मधु का इलाज मैंने अच्छे ढंग से किया है। मधु को होश आ गया है, मधु ठीक हो जाएगी। आप पैसों की चिंता मत करना, जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। महाराज की जय। डॉक्टर साहब कहिए महाराज। अब मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु की हालत ठीक है। मधु को मैंने इलाज किया, मधु ठीक हो जाएगी। और इस वक्त मधु होश में आ चुकी है। मधु को होश आ गया है? हाँ डॉक्टर साहब अगर मधु को होश आ गया है तो मैं मधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। अवश्य बात कर सकते हैं आप। बेटी मधु कहिए देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। बेटी तुमसे मिलने के लिए मैं अपना राजमहल छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। तो बेटी तुम्हारे बयान से ही किसी को सजा मिलनी है, इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब देना। कहिए राजन। तो प्यारी बेटी मधु आए प्यारी बेटी मधु कहो किया कहा और किस पापी शैतान ने किया तेरा बोलो बेटी तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है? हम जानना चाहते हैं। राजन आप जानना चाहते हैं, सुनिए। तो हो रहा झंडा था काली जी में, हो रहा झंडा। और काली जी में पीता मधुराओ पहुंचाओ गौतम कुमार। गुरु जी की वो बातें और बुरा मान कर गोली सीने पे गौतम चलाई दिया। राजन 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे। और उसी समय पे गौतम कुमार सिंह आए, हाथ में शराब की बोतल लेकर और सिगरेट पीते हुए कॉलेज आए। और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे और गुरुजी समझा रहे थे, लेकिन गुरुजी की बातों को ना मानकर और बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाई। और भी राजन गुरुजी के सीने से गोली हटकर हमारी बाहों में लग गई राजन। और समझ गया बेटी। इसका इंसाफ आप कीजिए। बेटी कहिए राजन। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बयान से साबित हो गया है कि हमारे बेटे गौतम ने तुम्हारे पिता गुरुजी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और गौतम को इसकी सजा मिलेगी। बेटी तो दिल में धरे प्यारी बेटी मधु
तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। महाराज गंगा सिंह ऐसा इंसाफ करेंगे कि हमारा एक गंगापुर ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान दिखेगा। बहुत जल्द ठीक हो जाओगी बेटी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। गुरुजी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी खर्चा मधु के इलाज में लगता है वो सारा खर्चा तुम्हें शाही खजाने से मिलेगा। और अब हम चलना चाहते हैं। मैं फांसी से आजाद हो गया। लेकिन गौतम बेटे, अभी जब हम तुम्हारी माँ के कमरे से बगल से निकल रहे थे ना, हाँ, तो तेरी माँ बहुत भद्दी भद्दी गालियां तुझे दे रही थी। क्या कह रही थी वो? तेरी माँ कह रही थी कि हईजन गाड़ा बड़वा गंगा जाता है। अगर एक माँ अपने बेटे को इस तरीके कह दे तो वैसे बेटे को तो मर जाना चाहिए। चाचा जी, मैंने उसी दिन तुमसे बता दिया है कि मेरे लिए न माँ है न मेरे बाप है। इस दुनिया में गौतम अकेला आया है और अकेला ही रहेगा। गौतम बेटे, अगर हमारा कहना मानो तो अब भी तुम्हारी माँ महल के अंदर बैठी हुई है और इसी वक्त अपनी माँ के पास चलो और तुम्हारी माँ के बदन पर जितने जेवर हैं सारे जेवर उतार के और माँ के हाथों में हथकड़ी लगा करके जेल में डलवा देते हैं। चाचा जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मेरी माँ के पास बहुत जेवरात है, बहुत गहने हैं। सारे गहने उससे छीन लेते हैं और उन गहनों को बेच करके हम चाचा और भतीजा जी भर के शराब पिएंगे। आओ चलते हैं। हमारे स्वामी मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, वो अभी तक लौट कर नहीं आए और मैं उनका आने का इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया वहां। मैंने जब से वो दृश्य देखा है ना जाने क्या हो गया है मुझे। मेरा तो दिमाग है गौतम, आखिर बात क्या है? ये हमला बापू पर हॉस्पिटल में हो गया। अरे हमला बापू पर गया। और हॉस्पिटल में हो गया। अरे डाकुओं ने मारा उन्हें जान से और देख कर आंख से मैं अभी आ रहा। अरे क्या गजब हो गया, क्या गजब हो गया। गौतम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई
कि तू बंद था जेल दरमियान में, जेल से तुझको बाहर किसने किया? माँ, शायद तू ये नहीं जानेगी कि मैं जेल से बाहर किस तरह से बाहर आया। किस तरह से आया? मैं तुझसे यही पूछ रही होगा। महाराज से डाकू ने गए पिता को मेरे, महाराज से डाकू ने और है पिता को मेरे, और बस उसी ने मुझे जेल बाहर किया। और जितने गहने हैं तन पे और उतारो वो भी, और गहने देने का मैंने वादा किया। जिस डाकू ने पिताजी को मारा है उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर किया है। और माँ, मैंने वादा किया है उससे कि मैं अपने माँ के सारे गहने उतार कर मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे तू झूठ बोलता है। अरे कोई डाकू ने हमला नहीं किया मेरे स्वामी पे। अरे मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे स्वामी के मरने वाला ही कोई और नहीं, बाकी तू ही है हरामजादे। अगर तो जान ही गई है, अगर तो जान ही गई है कि तेरे पति को मारने वाला कोई दूसरा नहीं तेरा बेटा गौतम ही है, हरामजादे तू ही है। तो फिर उतार दे सारी गहने, उतार दे सारे बदन के गहने, वरना आज जैसे मैंने अपने बाप को मार दिया है उसी तरह तेरा भी नामो निशान मिटा दूंगा मैं। आई होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, होकर बेटा मेरा। आई होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, देख ना सकल तेरी गवारा नहीं। मंत्री जी हुक्म देती हूँ इस घड़ी ही मारते मारते डालो इसे। तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी, और सारे गहने उतारो ना तेरी करो। सारे गहने उतारो ना तेरी करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो। हरामजादे गौतम, अरे तू चाहता कि मैं अपने बदन के सारे गहने तुझे दे दूं, तो ये कभी नहीं होगा। अरे मैं अपने बदन के एक भी गहने तुझे नहीं दूंगी हरामजादे। तो डायन है डायन, तो मेरी माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि मंत्री जी को क्या आदेश दिया कि मारते मारते मार डालो। अरे तुम माँ के नाम पर कलंक है हत्यारे, पूरे गहने उतार दे, नहीं आज सुबह मैं वो मौत मारूंगा कि मौत का कलेजा थरथराएगा।
की जरूरत पड़ेगी क्या? हरामजादे गौतम, अगर मैं तुझे जानती कि तू बड़ा होकर मेरी जान का दुश्मन बनता तो कसम खा के कहती हो हरामजादे, अरे मैं तुझे अपने कोख में ही मार देती गौतम। महतारी आए, तुमका नाना शेष पालिश पेटे में रखे रही, 9 महीना तुमका पेटे में रखे रही, से पाल के काबिल बना दी सी, अपन माता के लातन से मारा था। अगर मेरे बीच में किसी ने बोला तो समझे गौतम उसके लिए भी काल हो जाएगा। मंत्री चाचा, डाल दो इस हरामजादी के हाथों में हथकड़ी और डाल दो उसी तहखाने के अंदर जिस तहखाने में ये गौतम 3 दिन भूखा प्यासा पड़ा था। उसे बेटे गौतम, देखा तेरी माँ के पास कितने जेवर थे? बहुत जेवर है। अभी तो बहुत खजाना है चाचा जी। सारा खजाना हम दोनों सब खत्म कर डालेंगे। लेकिन गौतम बेटे, जब तू अपनी माँ को मार रहा था, अपनी माँ के बदन के जेवर उतार रहा था, तो कुछ और देखा है? क्या हुआ? तुम्हारी माँ के पास जो वो एक नौकरानी रहती है विमला, जो तुम्हारी माँ के पास नौकरानी विमला रहती है, वो गेट पे बाहर खड़ी हम लोगों को करिश्मा देख रही थी और वो भाग करके कहीं जा रही। हमें तो लग रहा कि सेनापति के पास तो नहीं जा रही है। चाचा श्री, अगर वो बबला नौकरानी सेनापति के बंगले में जा रही है तो वो बंगले तक पहुंच नहीं पाएगी हरामजादी। उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। और रही बात सेनापति मान सिंह की, तो आज गौतम तुमसे वादा करता है उसकी भी औकात को आज मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो बेटा आओ सेनापति के घर की तरफ चलो। काहे हंसत हो? इतना नहीं बढ़िया घर चला रहा, हमारे घर का नाश कर हरामखोर, भरे रात दरबार में मुझे 2 दिन की छुट्टी नहीं मिली। ये सब उसी का नतीजा मिल रहा है। और गंगापुर के निवासियों, सोने का जेवर और ठाकुर का तेवर कसम से बड़ा महंगा पड़ेगा। देखा कल जुगहा लड़का कसा लेगा, बताओ। अपय महतारी का लातन से मारा था और अपय बाप का गोली है मारी से। एहन तरह के कल जुगहा लड़का ही। लेकिन मेरा कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार।
ना जाने क्या बात है, हर बच्चे काले से अपने अपने घर आ गए, लेकिन ना जाने मेरा बेटा अमर क्यों नहीं आया। मैं अपने अमर बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। यही सेनापति मयंक सिंह का मकान है। लगता है कोई घर पर है या नहीं, आवाज देता हूं। अरे कोई घर पर है सेनापति मयंक सिंह के? क्या बात है और काम क्या है जो आप इस वक्त मेरे घर आए हुए हैं? बहुत जरूरी काम होने के कारण मैं यहाँ तक क्या आ काम है? गया हूँ और मैं तुमसे कुछ जानने के लिए आया हूँ। क्या इसलिए जानना चाहते हैं? मेरी बात को सुनो कि मैं तुमसे जानना क्या चाहता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं? सबसे जान सकते हैं। सुनो। और सेना पति जी है कहाँ, और बता दो गीता। मयंक सिंह की खोज में मैं निकला हूँ और उससे बहुत जरूरी बात करना है। इसलिए बताओ कि तुम्हारे पतिदेव इस समय कहाँ पर हैं? देखिए, अगर आप लोग मेरे पति के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अवश्य बतलाऊंगी। सुनिएगा। स्वामी जी घर पे नहीं, बतलाओ क्या काम, कहाँ के रहने वाले हो, पड़ा कौन सा काम। देखिए, मैंने आपसे बता दिया कि इस वक्त हमारे पति घर पे नहीं है। जो बात है आप हमसे बता दीजिए, मैं अपने पति से सब कुछ बता दूंगी। गीता, शायद तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पति अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो अपनी पत्नी से सारी बात बताकर जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब वापस आऊंगा। देखिए, मैंने आपसे एक बार नहीं 50 बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं मालूम मेरे पति कहाँ गए हैं और कहाँ नहीं। सब बताएगी तू, सब बताएगी तू, और तो जानती है लेकिन बता नहीं रही है। लेकिन बताने के लिए मेरे पास दवा भी लेकर आया हूँ तेरे लिए। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ मालूम है और सब कुछ तो बताएगी। इसलिए मेरी बात को सुन कि मैं तुझसे जानना क्या चाहता हूँ। और कहाँ सेनापति है, कहाँ सेनापति है, बता दो ये किसान।
अभी तक तो तू नहीं बता रही थी, लेकिन अब तुझे बताना ही पड़ेगा। नहीं बाबूजी, हमें इस प्रकार मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन अपने पति का हाल मुझे बता कि इस समय वो कहाँ गया है। नहीं है मेरे घरे मैं स्वामी अगर तूने मुझे नहीं बताया कि सेनापति मान सिंह इस समय कहां पर है, तो तुझे इसी हंटर से मार डालूंगा तुझे। अगर आपको जान से मारना तो मुझे बेशक मार दीजिए, लेकिन मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे पति के विषय में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मंग तेरी अरे भेड़िए, और सामना क्या करेगा तू इस संग का जात भिख मंगी। जानता हूँ तुझे बहुत अच्छी तरह, जानता हूँ तुझे बहुत अच्छी तरह। पाला पड़ा है और अमर से तेरा आसमान का प्रति धरती आज तेरी कजाया गई, इसलिए गोद तेरा बढ़ा जा रहा। मौत लिखी है तेरी अरे मेरे हाथ से, इसलिए तू गलता चहल जा रहा। जुबा को चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा अबे जमीन पे तुझे, लाश को भी लगेगा नहीं। बचिया से लेके दिखाता दबाओ, अरे तारा तक बनता है तो मुकाबिल में आओ। लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा शायद अभी।
सामने मेरी माँ के बदन पे हंटर चलाया है। आज सम्मान का बदला जब तक नहीं चुकाऊंगा अच्छे से नहीं बैठूंगा। अभी तो तेरी माँ को मैंने मारा है और साथ साथ जिंदा रहने के पश्चात तू आ ही गया है। तब आज माँ बेटे की लाश को एक ही कफन में ढक करके यहाँ से शमशान फेंक दूंगा। और तो समय बताएगा कि कौन किसे मारता है। आज फैसला होकर ही रहेगा। हो जाए फैसला होगा, या तो आज तुम मरेगा या तो गौतम मरेगा। तैयार? तूने सेनापति के पद ने गीता को गोली क्यों मार दिया? क्या हुआ? क्या हुआ? सबको मार डालूंगा भाई, सबको मार दूंगा। गौतम बेटे, अगर मैं इस हरामजादे के सर पे अगर ये रिवॉल्वर की पटना मार दिया होता तो तेरी मौत का कारण बन जाता। लेकिन ये हरामजादा इस समय बेहोशी की हालत में है। धैर्य छोड़वा, ये हरामजादा इस समय बेहोशी की हालत में है और ये सेनापति मयंक सिंह गलौंडा है। इसे ऊंची पहाड़ी से जहां पर फेंको कि इसकी लाश को चील और कौवे भी न खाए। साले बोलेगा ले आ साले को ले जाओ। और चाचा से अब एक कार्य तुम्हें करना होगा। सेनापति मयंक सिंह के घर में आग लगा दो और उसी आग में इस हरामजादे की लाश को जिंदा जला दो। इसकी लाश को जला दो। बना दिया है। किसने हमारे घर में आग लगाया और हमारी पत्नी को जलाकर राख कर दिया। अरे क्या किया
को जलाकर राख कर दिया गया और बेटे का कोई पता नहीं है। भैया आप चिंता न करें भैया, आपके घर को किसने जलाया है और आपकी पत्नी को किसने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। तूने देखा? हाँ भैया। तो किसने घर में आग लगाया और हमारी पत्नी को जान से मार दिया और बेटे का कोई पता नहीं है? बोलो राम सिंह। भैया आपके घर को जलाने वाला कोई और नहीं भैया, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से मार दिया भैया। राम सिंह, हाँ भैया। अब तुम एक काम करो, पहले गीता की लाश को ठिकाने लगाओ, तब हम बताते कि अब क्या करना है। मैंने अभय प्रताप सिंह का क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। जो कि हमारे घर में आग लगा दिया और राजकुमार गौतम को मैंने क्या बिगाड़ा था? बेटे का कोई पता नहीं है। आज तक मैं इस गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह की सेना का सेना नायक मैं किसी था और देश की सेवा करता था। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं भैया। पत्नी को जान से मार दिया, घर में आग लगा दिया, बेटे का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। राम सिंह, आज तक मैं सिंह था, आज के बाद अब मैंग सिंह का नाम खत्म हो जाएगा। आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। क्या नहीं भैया। और राजकुमार गौतम और साले अभय प्रताप सिंह, जितनी बेदर्दी के साथ तूने घर में हमारी आग लगाया है, हमारी पत्नी को जलाकर राख कर दिया है, बेटे का कोई पता नहीं है। अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना राम सिंह कि मैं अपनी माँ के कोख पैदा नहीं हुआ। अब आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगे। ठीक है भैया। आओ चलते हैं बिहड़ की तरफ। जय माँ भवानी। सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। मंत्री जी ने कहा जाओ इसको ऊंची पहाड़ी से फेंक कर आओ, लेकिन इसको यहाँ फेंक के जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह रात दरबार में अत्याचार मचा है और सेनापति के परिवार में अत्याचार मचा है, यही अत्याचार देखकर हमको सीता मैया की बात याद आ गई। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता को हर ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसे समय की बात है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली,
ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। अपना बैचल बंद करके साधन न मिलने की वजह से आज मैं सीधे पहाड़ी तरफ घूमते जाऊंगा और अपने आवाज इसी रास्ते से जाता हूँ। भगवान, ये लड़का बेहोशी हालत में और भी बेईमान जंगल इस पहाड़ी पीछे पड़ा हुआ है। इसे देखता हूँ, इसे हुआ क्या है। बेटा, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? हेलो हेलो, ध्यान दें, कमेटी जो कार्यकर्ता है, कमेटी के कार्यकर्ता लोग जो हैं, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो सिंगार घर में एक बार चाय जरूर पठा दे भैया। सिंगार घर में धन्यवाद। हरि नाम का आपका रहते क्या नाम है तुम्हारा? आज बेईमान जंगल में यहाँ कैसे आ गए? लेकिन मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना? और सुनिए जब आपसे जानना क्या चाहता हूँ। और कौन हो आरता से मैं यहाँ आ गया, कौन हो
तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे क्या कुछ नाम नहीं- है मेरा, और तुम्हारे सर में चोट कैसे लगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जानता हूँ तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है। इसलिए बेटा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं अकेला हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा नाम आज बाद तुम्हारा नाम विशाल रखता हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। आओ। इतना समय गुजर गया है और अभी तक गौतम मुझसे मिलने नहीं आया है। हमेशा अपने चाचा से मिलने के लिए जरूर आता था, लेकिन इतना समय गुजर गया, आज आया क्यों नहीं है? क्या बात है? मालिक मुझे चमचों से बचाना। एक गौतम कहाँ है? इतना समय गुजर गया, अभी तक मिलने के लिए क्यों नहीं आया? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, कहाँ चला गया था? आज बहुत गजब हो गया चाचा। गजब हो जब गया? से दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे आखिर हुआ क्या है तो बता। क्या बताऊं? और मंत्री चाचा ध्यान से और सुनो हमारी बात। मंत्री चाचा ध्यान से और सुनो हमारी बात। और घटना घटने वाली सुनो, अरे है परसों की रात। घटना और घटने वाली सुनो, अरे है परसों की रात। तो क्या घटना गौतम घटी और साफ करो इतिहास। क्या घटना गौतम घटी और साफ करो इतिहास। और जिसे तुम मायूस हो, अरे गौतम मेरे यार। गौतम बेटा, आखिर वो कौन सी घटना घटने वाली है? मुझे तो बताओ बेटा, क्या हुआ है? चाचा जी, मैं तुम्हें अपना भगवान मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कि होने वाली है शादी मधु की सुनो। होने वाली और मधु की सुनो, और पसी से जिगर ये परेशान है। मेरी शादी करा दो और मधु से सुनो, और मानूंगा मंत्री चाचा मैं एहसान है। गौतम बेटे, तेरे कहने का मतलब है कि मधु की शादी होने वाली है? हाँ चाचा जी। और मधु के साथ तो शादी करना चाहता है। हाँ चाचा जी। लेकिन पहले ये बता कि ये मधु कौन लड़की है, कहाँ की रहने वाली है? ए मधु, वही जो हमारे कॉलेज में मास्टर है, उसे मास्टर की बेटी है।
जिसको हमने गोली मारी है। गौतम, जिस रिवॉल्वर की गोली उस मधु पे लगी हो, वो लड़की तुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता है। नहीं चाचा, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने मधु को गोली नहीं मारी है, मैंने गोली मास्टर को मारी थी। लेकिन अचानक वो मास्टर के न लगने के बावजूद वो मधु के बाजू पर लग गई। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मधु को बहुत प्यार करता हूँ चाचा, मैं मधु को बहुत चाहता हूँ। मधु हमारी है, मधु को हमारे सिवा कोई नहीं। गौतम, तू मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है कि मधु से ही शादी करेगा और किसी दूसरी लड़की से नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि तू मधु के प्यार में पागल हो गया है। हाँ चाचा, लेकिन बेटे, तू चिंता फिक्र मत कर। आज ही हम मास्टर के घर जा रहे हैं और तेरे लिए शादी की बात चलाएंगे। मैं जानता हूं कि तू तो महाराज गंगा सिंह का बेटा है, इस शाही महल का हकदार है, और मास्टर अपनी बिटिया शादी करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा। भरोसा है, तुम पर भरोसा है चाचा, और विश्वास भी है कि तुम्हारी बात को मास्टर टाल नहीं सकता। नहीं छोड़ूंगा। गौतम के दिल को तसल्ली बधाओ, हम मास्टर के घर जा रहे हैं। आपके चाचा जिंदा है, आप चाचा का भगवान का रूप माना था। हाँ। जब तक आपके चाचा चाहे चिंता न करो, तुम्हें हरदी जरूर लागी, हरदी तुम्हें लागी। छोटू, और हरदी कहाँ लगी हो जाना था, हरदी लागी तुम्हें, लागेगी ना? हरदी लागी तो हाँ शादी पक्का होगा, मेरी शादी पक्की होगी, पक्की होगी। मुझे विश्वास है अपने चाचा पर, मुझे भरोसा है कि वो अब गए हैं और वहाँ खुशी का संदेशा जरूर लेकर आएंगे। आएंगे, आएंगे। एक बात और बताओ। कौन सी बात? अगर हमारी शादी पक्की हो गई तो समझ लो नगर में तो नगर भोज होगा ही, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगा, और वो मिठाई यहाँ की नहीं होगी, वो बंगाल की होगी। बंगाल की? हाँ। तो हम भगवान से दुआ मनो तुम्हें जल्दी हरदी ला गए। तो छोटू, और हरदी कहाँ लगी हो जाना था? अरे हम जानते हैं, लेकिन चलो चल के स्नान करते हैं और खुशखबरी का इंतजार करते हैं। अब कहा नहीं चाहिए, राजा साहब के लड़के राजकुमार हैं, कहा का परत है, ये सारे चौर के घर में को अपन पहनी वीडियो पठाई ना, जौन बताओ भाई बाप का गोली से मारे हुए, महतारी का लातर से मारे हुए, ये दूसरे की बहनी बेटी निकी तरह रखी है, कब जिंदगी में रखी है। लेकिन चलते लेते क्या कहना है, चलते लेते हमको एक चीज याद आ गया है लाला, कुछ लोग संझा के सवेरे चिप्पड़वाल माल ज्यादा पिए थे, कुछ ने संझा के सुबह चिप्पड़वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हरि ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिट्टक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। जिस मैं अपनी बेटी मधु के लिए हाँ शादी के लिए परेशान था, हाँ आज ही मधु का वर खोज कर आ रहा हूं। यानी पक्की पोड़ हो गई। हाँ छोटू, और एक बात सुन लो, परसों बारात भी आएगी, इसलिए शादी की सारी व्यवस्थाएं तुम्हें पूरी करनी है। ओके।
राम राम मास्टर, राम राम। आज अचानक हमारे आवाज पर आपका आगमन कैसे हुआ? एक जरूरी काम पड़ गया है, उसी की वजह से आपकी आवाज तक आना हुआ है। बोलिए मुंशीवर, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ा जो कि आपको मेरे आवाज तक आना पड़ा? सुने मास्टर कि वो कौन सा काम पड़ा हुआ है। अरे सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी। कुंवर संग में ब्याह हो तुम भी किया तो लारी, कुंवर संग में ब्याह हो तुम भी किया। अरे राजमहल में वो रानी बन गए, मास्टर अरे राजमहल में वो रानी बन गए। और यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी, यही मास्टर दिल में मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो मुंशीवर। ऐसे नालायक संग मैं हूँ अपनी सुता, ऐसे नालायक मैं हूँ अपनी सुता। मंत्री जी ऐसा कहते नाई शरण, बेटी की शादी मैंने हाथ तय कर लिया, शादी होगी वही फैसला है। क्या बताया कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है? हाँ मंत्री अभय प्रताप सिंह, और परसों बारात भी आएगी। मास्टर अगर लड़की की शादी दूसरे जगह तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के वाले के घर जाओ, ये शादी कैंसिल करके राजकुमार गौतम के साथ करा दो। अरे मंत्री अभय प्रताप सिंह, जो लड़का अपनी माँ का न हुआ, अपने बाप का न हुआ, वो मेरी बेटी मधु का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के दिन डोली की बजाय अर्थी उठ जाए, इसलिए इसी वक्त लड़के वाले के घर जा, ये शादी कैंसिल करके वापस आ। प्रताप सिंह, मैं आपका सम्मान करता हूँ, भलाई इसी में है किसी वक्त हमारे आवाज के बाहर निकल जाओ। तेरी लड़की की बारात परसों आने वाली है क्यों? परसों ही आएगी। तो मास्टर चाहे तो हमें निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन लड़की की विदाई होने के पहले मैं दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। अभय प्रताप सिंह, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो और फौरन मेरे घर से जा रहा हूं, लेकिन विदाई के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा। इनके चौरन खिनापन बिटिया पठाओ ना। छोटू, जो लड़का अपनी माँ का न हुआ, अपने बाप का न हुआ, वो मेरी बेटी मधु का क्या होगा? तुम शादी की सारी व्यवस्थाएं पूरी करो हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। और बारात आने का
परसों के लिए इंतजार करना। चलते हैं, लेकिन लाला चलते हुए कहना क्या है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। साथियों, जय मां भोली, जय मां काली। साथियों, यह अड्डा है तो किसका है? डाकू महपाल सिंह का है। हमारे सरदार डाकू महपाल सिंह का है। क्यों नहीं? और हमारे सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तमाम शराबजादे की दोनों आंख फोड़ देता हो। क्यों नहीं? और किसी ने हमारे सरदार के तरफ अपने कदम बढ़ाता है तमाम शराबजादे के दोनों पैर काट लेता हो। साथियों, सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। सभी लोग अपना पैर जब तलाश हो जाओ, क्योंकि सरदार जी का लोग को खो दो। क्यों नहीं? साथियों, कहिए सरदार जी। जय मां भवानी, जय मां भोली, जय मां काली। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है। राजकुमार सतीश किंग 80-81 रायपुर से आए हुए हैं। सीन को देखते हुए 11 रुपए इनाम पार्टी को धन्यवाद। इसलिए सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहां चलना है मैं बताता हूं। सरदार जी, कहां चलना है और क्या करना है? और आज डकैती काल को गंगापुर
जरूरत पड़ी हमें अभय प्रताप के पास और सारी मेरे नौजवान साथियों और सारी जरूरतें और पड़े हमें और सुनो और घर में आग लगा आग लगाया पत्नी को स्वर्ग पठाया और मजा चखा दो शैतानी का मजा चखा दो शैतानी का और मारो ऐसी मौत तड़पे एक बूंद अब देर करने की जरूरत नहीं है। चल है सब लोग हमारे साथ आओ और गंगापुर राज को चारों तरफ से घेर लो और मिटा दो साले भाई प्रताप सिंह को और मिटा दो राजकुमार को। अब हम चल रहे हैं और श्यामजादा मंत्री जी के पास और राजकुमार गौतम को मार ले। जहां पर मिल गए साले हरामजादों को जिंदा जलाकर रख देंगे। लेकिन चलते चलते कहना क्या मास्टर, हारमोनियम लाला मास्टर अपनी हारमोनियम म्यूजिक में क्या बता रहे हैं? अरे दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सकल रहे दुल्हन। ये तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन पंपापुर नौटंकी में उदय प्रताप लोधी ने क्या बनाया, मैं आप लोगों को कुछ समय की बात बताने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। अरे बूढ़ा रहे बीमार, बूढ़ा हम तो गरियाओ ना, या गनवे साहब वैसा है तो हम कहा करिए। अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना चुपा रहे। अब कुछ जने गलत समझ रहे कि बुढ़ीवा बीमार रही तब सार बुढ़ौना जुटा पर आ रहा। गलत ना समझो, बूढ़ा तुम न गलत समझो। तुम बीमार रहे तो बुढ़ौना सुई दवाई करावे में जुटा रहा, ने समझो कि बुढ़ौना दूसरा इंजेक्शन चापे में जुटा रहा। इसलिए कहना है अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना जुटा छोटू, शादी की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है ना? शादी हमारी जिम्मेदारी है। जो बारात आएगी गांव के बगल में जो सरकारी स्कूल है, गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुआ टिका दे भाई। ये तो अच्छी बात है। और जो होता है गाय दुआरे वाली 4 तो सामने करा दे। देखो लाइट लगवाए हैं। अरे बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है लाइट की। पंडाले कहीं लगवा दे, देख लियो। पंडाले कहीं लगवा दी, बफर सिस्टम यहाँ करा देंगे। ठीक है।
और देखो मान लो बरतिया जितने आवे, कुछ ने मान लो पूरी शौकी होते, कुछ ने चाय के शौकी होते, पूरी दुकान देखो लगवा दी है पूड़िया पान की। सारी व्यवस्थाएं तुमने पूरी कर दी है। और जाऊं गांव की काकी दादी अम्मा हो रही ना, कुछ लोग दुल्हा देखकर बड़ी शौकीनी होती हैं, पहले से बता दी ना अम्मा काकी हो रही, देखो सबको आ गई। ठीक किया है तुमने। देखो खाली बरातियन कितना हमें कैसे कह दी हो, खाना पीना खा ले हैं, पुड़िया पान कर ले हैं, चाय नाश्ता कर ले हैं, लेटरिन फिरे के बगल में शौचालय वहाँ चले जाइए, लेकिन गांव के बाहर अकेले न नहीं है। गांव के बाहर अकेले न नहीं है, न चोर चोर कह के पूरी जिंदगी झंड कर दी। देखो बारात आने ही वाली होगी और बारात के आने का इंतजार करते छोटो। मुझे लगता है बारात जनवासे में आ चुकी है। आगे है। एक काम करो, यहाँ से जनवासे जाओ और दूल्हे को लेकर आओ। सर जी दुल्हवा धमकला तो वजन है। अरे देखो, साल 2 साल का अंतर नहीं लिया जाता। मेरी बेटी मधु भी तो 18 वर्ष की हो चुकी है। और ये कितने के हैं? अरे बहुत ज्यादा 25-26 साल के होंगे। हाँ अबे दूध है पिए थे। कहना क्या चाहते हो? देखो काकी दादी बैठ जाओ, काकी दादी अम्मा मौसी हो रही, सबको कहती चलो बारात आए के फलाने घर में बारात आए के, चलो दुल्हा देखी चले। यह दुल्हा देख लियो मुंडाहू, यही यही दुल्हा देख लियो। हाँ नहीं थैली से मैं रसगुल्ला उठा ले जाओ। अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आज ससुररिया में आई गईले दुल्हा। अगर आपका इजाजत हुआ नहीं दुल्हवा तई बतला ले थे। अरे छोटू, आज तो खुशी का दिन है, इजाजत है, जो भी बातें करना है कर सकते हो। तुम्हारा क्या नाम है? अमनपाल। अमनपाल। जी हाँ। कितना पढ़े हो? 10वां। तुम्हें खजूरी का यार खबर खबर करत। अमरपाल ये बताओ 10वां पढ़े हो? 10वां। कौनो धंधा करत? लड़ाई करे, कपड़ा सिलित। अच्छा जेब काटत? कपड़ा सिलित। अरे वह भाई तुम्हें एक को बहिनी है? क्या करोगे? अरे जाना था हम मजाक करेगा आदत है। 2 बहन है। 2 बहनी है? जी हाँ। चलो ठीक, उनका चिंता न करो, तो हमारे घरे आ जाइए। अगर नाश्ता करो तो मंगाई जनवासे में नाश्ता कर लिया। चलो बैठिएगा, हम बुला रहे हैं दुल्हन। दुल्हवा जल्दियान है एक, और ज्यादा ना जल्दी आओ, शादी के मामले में ज्यादा ना जल्दी आओ, नहीं 4 दिन बाद जिंदगी झंड हो जाए। जाओ देखो मधु की सहेलियों ने मधु को तैयार किया है नहीं। हाँ इनका जल्दी शादी वादी करा के विदा करो, कहे दुल्हवा का धान काटक है, धान काटक है। जाओ लेकर आओ। रुक जाओ, यह तुम्हारा दुल्हन आ गए और दुल्हन के पाँव छू लियो। अरे बेवकूफ कहीं का, पत्नी पति के पैर छूती है और तू इनसे कहता है कि पैर छू। और हम जाने दुल्हा अगर मेहरिया के पाँव छू ले तो शादी एकदम पक्की हो जाएगी। सर जी शादी तो कराए थे, लेकिन लड़का वजन है। वही बात मैंने कहा ना,
2-4 साल का अंतर नहीं लिया जाता। चलो ठीक है। तेरा माँ पहली भंवरिया होए अबे बिटिया बाप की राह पहली। भंवरी भाई एक भंवरी भाई एक और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। अरे सर जी, हमका लागत है जहाँ बारात आई है, ये बारात जो प्रधान जी नहीं ना, उनके यानी वही सामने टिकी है। प्रधान जी होते तो गातक, अगर प्रधान जी होते ना तो 2 प्राणी का 11-21 मिल जाए, हमका लागत 1 रुपया मिले है ना। हाँ मुँह को लागत है। शायद कमेटी वाले आए हुए वो 11-21 दे दिए हैं, शादी में सहयोग कर दिए भाई। पहली भंवरिया हो रही है, पहली भंवरिया हो रही है, रमा दूसरी भंवरिया हो अबे बिटिया बाप की। भंवरी भाई दुई हे चा वाले भैया, हे चा वाले, हमका निहारो ये जितने बरतिया हैं सबका चाय पियाओ। अच्छा, और शिकायत न मिले चाहिए, सब बरतिया चाय पियाओ। का भा भंवरी भाई दुई, भंवरी भाई दुई और दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। दूसरी भंवरिया हो रही है, दूसरी भंवरिया हो रही है, रमा तीसरी भंवरिया हो अबे बिटिया बाप की। भंवरी भाई तीन, भंवरी भाई 3 दुल्हा दुल्हन के लिए चीन। तीसरी भंवरिया हो रही है, तीसरी भंवरिया हो रही है, रमा चौथी भंवरिया हो अबे बिटिया बाप की। भंवरी भाई 4, भंवरी भाई 4 दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। भंवरी भाई 5 दुल्हा करी करी आई कांच। देखो बफर सिस्टम हुआ चल रहा है, अगर तू जो खाना ना खाए हुआ जाओ हम बफर में खाया हो जाए। मैं वहीं से आ रहा हूँ जहाँ पर नाश्ता लगा हुआ है, लेकिन मास्टर